तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो अभी मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो है हमारे राजस्थान की चित्रकला। क्या है चित्रकला के बारे में, चित्रकला का उद्भव क्या है, कहाँ से इसका विकास होता है और कहाँ पर सबसे पहले और सबसे आखिरी में इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ राजस्थान की चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला के बारे में तो नाम से पता ही है कि चित्रकला, चित्र बनाने की कला होगी एक। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि मैं यदि राजस्थान के चित्रकला की बात करूं, हमारे राजस्थान की चित्रकला बहुत ही विचित्र है और अद्भुत है, जो पूरे विश्व के अंदर कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हाँ, उससे मिलता जुलता रूप तो हर एक शैली के अंदर देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश के लिए कहा जाता है कि कोश कोश पर बदले पानी और चार कोश पर बाणी, जो है कि हर एक कोश पर पानी का स्वाद है, पानी का टेस्ट है, वो बदल जाता है और चार कोश पर से वाणी भाषा बदल जाती है हमारे देश में। तो उसी प्रकार से हमारे राजस्थान की जो चित्रकला है, हमारे भारत की जो चित्रकला है, वो हर एक जगह की चेंज होती है। क्योंकि जो हमारे हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो उनका जो आधार है, वर्गीकरण का आधार ही भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक है कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का भूगोल कैसा है। तो वो आधार ही जब भौगोलिक और सांस्कृतिक है तो सिंपल सी बात है कि वो बदलना ही है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अब मेवाड़ का कोई चित्रकार है, वो मारवाड़ के प्रकृति का वर्णन क्यों करेगा। अब मेवाड़ का है, वो मेवाड़ की प्रकृति का वर्णन करेगा। वहां पर कैसे पेड़ होते हैं तो उन पेड़ों को बनाएगा, वहां पे कैसे पक्षी है तो उन पक्षियों को बनाएगा, अपने क्षेत्र की ही बनाएगा, क्योंकि दूसरे क्षेत्र को उसको बनाने में क्या मिलेगा फिर। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो जैसे जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कुछ और लोग आते गए, राजस्थान की चित्रकला के अंदर परिवर्तन होता गया होता गया होता गया। अब किस प्रकार से राजस्थान की चित्रकला के अंदर परिवर्तन हुआ और क्या क्या चित्रकला के नाम रखे गए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं हमारे राजस्थान की चित्रकला के रूप में, तो हमारे राजस्थान की चित्रकला का जो विशुद्ध रूप है वो 1500 ईस्वी के अंदर मिलता है। तो 1500 ईस्वी से हमारे राजस्थान की चित्रकला के अंदर जो विधिवत रूप है, विधिवत चित्र है, वो हमको मिलते हैं। और इससे पहले मैं बात करूं कि सबसे प्राचीन चित्र राजस्थान में कहां पर मिला है और कहां पर है, तो मैं एक बात करता हूं कि 1060 ईस्वी का एक चित्र है जिसका नाम है ओध नृत्ति, ओघ भी बोलते हैं, ओघ नृत्ति वृत्ति। ये एक चित्र है जो 1060 ईस्वी का है और जो जैसलमेर भंडार के अंदर रखा गया है। जैसलमेर भंडार जैनों का एक रिलेटेड है, भवन है, तो जैसलमेर भंडार के अंदर ये रखा गया है। क्योंकि पहले ज्यादातर जैन चित्रकार आए थे तो उनके सामने चित्र प्रस्तुत हुए थे। और मैं दूसरे चित्र की बात करता हूं जिसका नाम है 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी। तो मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों कहां पर है अभी वर्तमान के अंदर बात करें तो जैसलमेर भंडार के अंदर जिनभद्र जैन सूरी जो भंडार है वहां पर ये रखे गए हैं। क्योंकि वहां पर एक जैनों का बहुत बड़ा एक संग्रहालय है, बहुत बड़ा एक म्यूजियम है, तो वहां पर ये रखे गए हैं उस भंडार के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में मैं बात करूं कि और भी इसमें प्राचीन चित्र 1060 ईस्वी के बाद में जो मिलता है वो मिलता है 1260 ईस्वी में, और जो मिलता है मेवाड़ से। मेवाड़ से एक चित्र मिलता है जिसका नाम इससे रिलेटेड है, मिलता जुलता है, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या तो आपसे ये पूछेंगे कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्र शैली से या किसका चित्र है, ये उनसे रिलेटेड है, तो इसमें आ जाएगा मेवाड़ चित्र शैली। और पूछ ले कि ये किसके काल में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था तेज सिंह के काल में। 1260 में तेज सिंह का काल था। क्योंकि मैं बात करूं तेज सिंह की तो 1253 से 1276 ईस्वी के मध्य तेज सिंह के काल रहा था मेवाड़ के अंदर। तो महाराणा तेज सिंह थे
जो राजा तेज सिंह थे उनके काल के अंदर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये ग्रंथ चित्रित हुआ था। और इसके बाद में मैं एक और इसी के ग्रंथ की बात करता हूं जिसका नाम है सुपांसाचर्यम। सुपांसाचर्यम। अब ये जो सुपांसाचर्यम ग्रंथ है ये 1423 ईस्वी के अंदर चित्रित हुआ। और ये 1423 ईस्वी के अंदर जो देलवाड़ा, जो वर्तमान के अंदर अभी कहाँ है, सिरोही के अंदर है, कि जो देलवाड़ा है, ठीक है, तो देलवाड़ा के अंदर जो ये चित्रित किया गया था ग्रंथ। और पूछ ले ये किसके काल में हुआ था? जब आप इतिहास के अंदर पढ़ते हो 1423, तो मेवाड़ के अंदर 1423 किसका काल रहा है? तो ये मौकल का काल रहा है। जो मौकल का काल है वो 1421 से 1433 तक रहता है। इसके बाद में महाराणा कुंभा आ जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी इसके बारे में कि प्राचीनतम क्या है, अब ये देखेंगे कि उनके नाम किस प्रकार से रखे। अब डायरेक्ट तो कोई राजस्थानी चित्रशैली तो नाम आया नहीं हमारे राजस्थान के अंदर। अब ये नाम किसने दिया कि राजस्थानी चित्रशैली इसका नाम, और इससे पहले क्या क्या नाम हुए, तो वो अब हम देखते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब देखो कि हम देखते हैं कि हम ये हमारा उद्भव और विकास ही टॉपिक चल रहा है अभी तक। ध्यान रखना, राजस्थान का उद्भव, राजस्थान चित्रशैली का उद्भव व विकास, इस टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब बात आती है कि उस समय क्या था, जो प्रारंभ के अंदर कि जैन चित्रकार अधिक थे, जैन साधुओं के द्वारा अधिक चित्र बनाए जाते थे, जैन साधु ही वहां पर थे। तो राजस्थान के अंदर एक चित्रशैली, ठीक है, तो राजस्थान चित्रशैली का नाम था जो पहले, वो राजस्थान चित्रशैली नहीं था, वहां पर नाम दे दिया गया जैन शैली। सिंपल सी बात है, क्योंकि ज्यादा चित्र इनके ही मिलते थे, बाकी वाले कोई चित्र ही नहीं मिलते थे, तो नाम दे दिया जैन शैली, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है कि जब अरब आक्रमण होता है राजस्थान में, जब भारत के अंदर अरब आक्रमण होता है, तो जो वहां के लोग हैं, वह दूसरों के लोग हैं, कहने मतलब दूसरे देश से जो चित्रकार थे, वो चित्रकार यहाँ आकर के रहने लगते हैं कुछ, और कुछ चित्रकार है यहाँ से वापस विस्थापित हो जाते हैं, दूसरे देशों के अंदर रहने लगते हैं। अब कोई भी देश के अंदर लोग ट्रांसफर होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो लोग वहां से यहाँ आएंगे, चित्र बनाएंगे, तो अपने देश का तो गुणगान करेंगे ही करेंगे। अब जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो अपने हिंदुस्तान का गुणगान नहीं करते क्या, कि हम छत्रपति शिवाजी के जहां पर रहते थे वहां के हैं हम, ठीक है। तो हम जिस प्रकार से हम भारत का गुणगान करते हैं, तो वो यहाँ आकर के चित्रशैली के अंदर तो गुणगान करेंगे उनका, ठीक। तो क्या हुआ, जब अरब आक्रमण हुआ था, तो गुजरात हमारे एरिया नजदीक पड़ता था, ठीक है, तो गुजरात के चित्रकार है वो राजस्थान के अंदर आकर रहने लगे, और कुछ है जो राजस्थान के थे वो गुजरात के अंदर जाके रहने लगे। तो सिंपल सी बात है कि गुजरात का प्रभाव तो पड़ना ही था हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद में कुछ पहले जैन शैली नाम दिया गया, इसके बाद में कुछ चित्र ऐसे दिखाई दिए, जैसे कि मैं नाम बताता हूं, गीत गोविंद। एक चित्र मिलता है गीत गोविंद, चित्रशैली के अंदर ग्रंथ है गीत गोविंद, और दूसरा मिलता है दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती ये ग्रंथ मिलते हैं, जो ये ग्रंथ मिलते हैं वो अजैन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे, अजैन। और जो अजैन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए थे उस शैली को नाम दे दिया बाद में गुजरात शैली, गुजरात शैली, ठीक है। तो अब जैन शैली हटा करके हमारे राजस्थान में एक नया नाम आ गया कि अब ये गुजरात शैली है, ठीक है। जो अजैन चित्रकारों के द्वारा निर्मित चित्र किए गए थे उनको दे दिया गुजरात शैली। अब है कि गुजरात शैली नाम दे दिया उनको, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला कि हमारे पश्चिमी भारत के अंदर ही कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए जा रहे हैं जो इनसे रिलेटेड है, और वो वहां पर बहुत ज्यादा चित्र बने हुए थे। तो जब पश्चिमी भारत के अंदर और ज्यादा इसके चित्र मिले, तो वहां पर एक शैली थी जिसका नाम था पश्चिमी भारतीय शैली। तो अब गुजरात शैली का नाम भी यहां से हट जाएगा और नाम दे दिया जाता है पश्चिमी भारतीय शैली।
नाम दे दिया जाता है पश्चिमी भारतीय शैली, इसका नाम दे दिया जाता है। अब धीरे धीरे इसका विकास होता गया और बाद में पता चला कि अब राजस्थान से भारत में गए। अब धीरे धीरे पता चला कि ये पश्चिमी भारतीय शैली है, इसके कई इस प्रकार के चित्र है, इस प्रकार के नमूने हैं जो नेपाल तक फैले हुए हैं, कांडला नेपाल तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो बाद में पता चला कि अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत कहने का मतलब टूटे फूटे मिलते थे। ठीक है, चित्र हर एक चित्रकारी अलग अलग जगह पर थोड़ी थोड़ी मिलती जाती थी और इसको नाम दे दिया आगे जाकर के अपभ्रंश शैली। और पश्चिमी भारतीय शैली का नाम भी अब हट जाता है और यहाँ पर नाम दे देते हैं अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली। अब बात आती है कि यहाँ तक तो नाम हो गए भाई, अपभ्रंश शैली इसको नाम दे दिया गया क्योंकि सबसे पहले राजस्थान के चित्र शैली में जैन शैली नाम चलता था। इसके बाद में जब अजैन चित्रकारों के द्वारा कुछ चित्र प्रस्तुत किए गए, कुछ चित्र मिले तो उनको गुजरात शैली कहा गया और गुजरात शैली से फिर पश्चिमी भारतीय शैली बन गया और पश्चिमी भारतीय शैली से अपभ्रंश शैली बन गया। अब बात आती है कि हमारी राजस्थान चित्र शैली किसने कहा? तो अभी हम देखते हैं कि राजस्थान की चित्रकला का जो नामकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो अभी हम नामकरण के बारे में देख लेते हैं राजस्थान की चित्रकला का। नामकरण, तो अभी हमने राजस्थान की चित्रकला के बारे में मोटे तौर पर जो विशेषताएं थी वो पढ़ी है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। अब नामकरण में ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो यदि मैं नामकरण की बात करूं और इसके वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहले एक व्यक्ति जिनका नाम है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी, एक व्यक्ति आते हैं आनंद कुमार स्वामी, उनके द्वारा राजस्थान की जो चित्रकला है जो उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है और ये वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया और ये वर्गीकरण है 1916 में प्रस्तुत किया गया। 1916 में प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग्स एक पुस्तक लिखी गई, एक बुक लिखी गई। इनमें जो इनका नाम राजस्थानी चित्रकला, जिसे हम अभी वर्तमान के अंदर राजस्थानी चित्रकला कहा जाता है, तो सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी के द्वारा जब वैज्ञानिक वर्गीकरण 1916 में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर इसका नाम जो रखा गया था वो रखा था राजपूत कला, राजपूत कला। अब जो राजपूत कला इन्होंने नाम रखा गया था तो इनका समर्थन करने के लिए दो और व्यक्ति आए थे जिनका नाम मिलता है हमें, एक का नाम है ओशी गांगुली और जो दूसरे व्यक्ति का नाम मिलता है हमें मिलता है हेवेल। तो इन दोनों के द्वारा आनंद कुमार स्वामी जिन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उनका समर्थन किया गया कि हाँ कि राजपूत पेंटिंग्स को हमें जो राजस्थान की चित्रकला है उनको हम राजपूत कला कहेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्गीकरण है वो वहां से स्टार्ट होता है कि आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। लेकिन बाद में अब बात आता है कि राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया और ये कब पड़ा। ठीक है, तो बात ये आती है, तो अब देखते हैं आगे जो नेक्स्ट है कि आनंद कुमार स्वामी, इसके बाद के अंदर कुछ और व्यक्ति आए जिनके द्वारा इनका नाम अलग अलग दिया गया। इसके बाद में एक दूसरे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम मिलता है W.H. ब्राउन, W.H. ब्राउन। अब W.H. ब्राउन के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स एक बुक लिखी गई थी। अब जो इंडियन पेंटिंग्स है इस बुक के अंदर जो राजस्थानी चित्रकला का नाम इन्होंने दिया था, जो नाम दिया था इन्होंने राजपूत चित्रकला। तो इनके द्वारा जो नाम दिया गया था वो राजपूत चित्रकला इंडियन पेंटिंग्स नामक बुक के अंदर दिया गया था। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, तीसरे नंबर वाले की बात करता हूं मैं। तीसरे नंबर पर कौन आया इनका नाम देने के लिए, तो एक और व्यक्ति का नाम मिलता है H.C. मेहता।
H.C. मेहता का नाम मिलता है। इन्होंने भी एक बुक थी अपनी जिसका नाम था स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स। तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स के अंदर इनके द्वारा जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था हिंदू चित्र शैली। हिंदू चित्र शैली। तो इन दोनों से तो बहुत कम क्वेश्चन आता है और बहुत कम क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, लेकिन सबसे पहला जो वैज्ञानिक आधारभूत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिन्होंने नाम दिया था, उनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग्स के अंदर आनंद कुमार स्वामी 1916 में, जो 16वीं सदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मानते हैं और उनके द्वारा समर्थन करने वाले ओशी गांगुली और हेवेल थे। अब इनके द्वारा क्वेश्चन कम बनता है। अब बात आती है एक और, इसके बाद में व्यक्ति आते हैं, एक और जो व्यक्ति आते हैं आपकी, जो अब आते हैं, उनका नाम है राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास जी आते हैं। राय कृष्ण दास जी के द्वारा जो राजस्थान की चित्रकला है उसको नाम दिया गया था। राय कृष्ण दास के द्वारा जो राजस्थान की चित्रकला है उसको क्या नाम दिया गया था? उनको नाम दिया गया था राजस्थानी चित्रकला। तो क्वेश्चन ज्यादातर यहां से बनेगा, आपके बनेगा तो कि राजस्थानी चित्रकला किसने नाम दिया गया था। तो जब इन्होंने आनंद कुमार स्वामी, इसके बाद में ओशी गांगुली और हेवेल ने जब इनका समर्थन किया, इसके बाद में W.S. ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स के अंदर जो इनका नाम राजपूत कला दिया, और इसके बाद में मेहता जी आते हैं और मेहता जी के द्वारा स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स के अंदर जो इनका नाम प्रस्तुत किया गया था वो राजपूत हिंदू चित्रशैली नाम दिया गया था। तो इन सभी मतों का खंडन किया राय कृष्ण दास के द्वारा। राय कृष्ण दास ने कहा कि जब ये राजस्थान की चित्रकला है तो इसको अलग नाम क्यों दे रहे हो आप? हमारे राजस्थान की चित्रकला है तो राजस्थानी चित्रकला दे दो, आप अलग नाम देने की क्या जरूरत है? तो इसलिए इन सभी मतों का खंडन करके राय कृष्ण दास जी के द्वारा राजस्थानी चित्रकला नाम प्रस्तुत किया गया। अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब जो राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण है वो मुख्य 4 भागों के अंदर 4 स्कूलों में बांटा गया है। ठीक है, उनका वर्गीकरण स्कूलों के रूप में किया गया है। तो मैं वर्गीकरण की बात करता हूं। अब वर्गीकरण, तो सबसे पहले तो जो इनका वर्गीकरण किया गया है वो सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर किया गया है। सांस्कृतिक और भौगोलिक। राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण सांस्कृतिक और भौगोलिक आधार पर किया गया है। भौगोलिक कैसे? जैसे कि हम मेवाड़ की चित्रकला पढ़ते हैं तो उसके अंदर आम वृक्षों को दर्शाया गया है, वहां पर पाए जाने वाले पक्षी जैसे मयूर को दर्शाया गया है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं, मारवाड़ की बात करूं, तो उसमें ऊंची पाग दर्शाई गई है व्यक्तियों पर। तो कहने का मतलब उस क्षेत्र की विशेषता है, उसकी संस्कृति है कि ऊंची पाग पहनना तो मारवाड़ वालों की विशेषता है, तो वो संस्कृति के हिसाब से आ गई। अब पक्षियों का दर्शा रहे, पेड़ पौधों का दर्शा रहे, वहां पर टीले दर्शा रहे, तो वहां पर वो भौगोलिक विशेषता हो गई है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान की चित्रकला का वर्गीकरण किया गया है। कि जब हम पढ़ते हैं, एक ग्रंथ मिलता है हमें भागवत, जिसके अंदर अर्जुन और कृष्ण की बात करते हैं, तो अर्जुन और कृष्ण की वेशभूषा है वो मारवाड़ी मिलती है। तो उससे हम चित्र देख करके पता लगा सकते हैं कि ये मारवाड़ी चित्रकला का चित्र है, मारवाड़ी स्कूल से चित्र है ये। ठीक है, इसी प्रकार से आभूषण पहना गया मुगलई आभूषण, तो मुगलई आभूषण ज्यादातर मारवाड़ में पहना जाता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कई ऐसे भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम उसको चित्रों को देख करके पता लगा सकते हैं यदि हमें विशेषता याद है तो उनकी। अब मैं बात करता हूं कि वर्गीकरण में कौन कौन से किए गए थे। तो सबसे पहले मैं वर्गीकरण में बात करता हूं तो मेवाड़ स्कूल। अब बात आती है कि मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन से
कौन कौन सी चित्र शैली या उप शैली इसमें आ जाती है, क्योंकि मेवाड़ स्कूल को भी वापस शैलियों के अंदर और उप शैलियों के अंदर और ठिकाना कला के अंदर भी अलग अलग विभाजित थे ये। तो मेवाड़ शैली में बात करूं तो इसके अंदर जो मुख्य आती है, एक तो आ जाती है उदयपुर शैली, उदयपुर शैली, और इसमें जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है नाथद्वारा शैली। उदयपुर शैली या चावंड शैली वो हम एक साथ में पढ़ेंगे इनको, और इसके बाद में नाथद्वारा शैली और नाथद्वारा शैली, और इसके अलावा और जो इनमें नाम मिलता है वो मिलता है देवगढ़ उप शैली। देवगढ़ उप शैली। इस प्रकार से हम जो मेवाड़ की स्कूल है, मेवाड़ स्कूल के अंदर जो उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और देवगढ़ शैली, देवगढ़ उप शैली, इनके बारे में देखेंगे। और फिर है कि इसको भी और भी कुछ ठिकानों के अंदर वगैरह भी विभाजित किया गया है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इसको आप उदयपुर शैली के साथ साथ में आप यहाँ पर लिख दो और भी चावंड शैली, क्योंकि अलग से विभाजित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद में इसमें कुछ और आ जाती है कि जैसे कि सावर उप शैली, शावर उप शैली, और इसके अंदर कुछ ऐसे ठिकाने कला थे जिसमें भी ये विभाजित किया गया था, जैसे कि बनेड़ा, बनेड़ा की बात करूं, बेंगू की बात करूं, ये ठिकाना कला थे वहां पर, बनेड़ा, बेंगू। इस प्रकार से और भी इसमें ठिकाना कला आ जाते हैं जो हम विस्तृत धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठिकाना कला, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ये मेवाड़ स्कूल, इसका हमने वर्गीकरण पढ़ा है। इसमें मुख्य आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, सावर उप शैली, बनेड़ा, बेंगू और ठिकाना कला आ जाती है इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में कि मारवाड़ के अंदर क्या इसका वर्गीकरण मिलता है हमें। अब जो इसमें दूसरा आता है, दूसरी स्कूल का नाम आता है, वो हमें मिलता है मारवाड़ का, जिसमें अभी हम देखेंगे कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन सी शैली है, कौन कौन सी उप शैली है और कौन कौन से ठिकाने कला है। तो विशेषकर आप ये वर्गीकरण के अंदर जो लिखवा रहा हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है किसके अंतर्गत ठिकाना कला आता है, मुख्य ये पूछा जाता है। अब जो मारवाड़ शैली है, तो मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी उप शैलियाँ, सॉरी यहाँ पर मारवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैलियाँ, उप शैली और ठिकाने कला आ जाते हैं। तो मैं बात करता हूं कि मारवाड़ के अंदर आप एक देखते हो कि जोधपुर उप शैली आ जाती है, जोधपुर के बाद में किशनगढ़, किशनगढ़ में अजमेर, अजमेर में भी आप, और इसके साथ में और भी आप इस स्कूल के अंदर देखते हो तो नागौर, नागौर में आप ऊपर की तरफ देखते हो बीकानेर, और बीकानेर के पास में देखते हो आप, बीकानेर के वापस नीचे की तरफ, मारवाड़ के नीचे की तरफ देखते हो तो सिरोही। तो इस प्रकार से अंदर इसके जो उप शैलियाँ आ जाती है, उप शैलियाँ आ जाती है, उनके नाम है जैसे कि जोधपुर, जोधपुर शैली, जोधपुर शैली के अलावा इसमें आ जाती है बीकानेर, बीकानेर शैली, जैसलमेर, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, और हम इसमें देखते हैं नाम नागौर आ जाता है इसके अंदर, और नागौर शैली, और इसमें हम सिरोही शैली के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिरोही शैली आ जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर आ जाता है अजमेर, अजमेर शैली के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। तो इतनी शैलियों के बारे में हम मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैं इसमें ठिकाना कला की बात कर देता हूँ कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से ठिकाना है, ठिकाना कलाएं कौन कौन से इसमें शामिल किए गए थे, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें मैं बात करूँ ठिकानों की, तो इसमें एक तो नाम आ जाएगा घाणेरा, रिया, भिनाए, जूनिया आदि ठिकाना कला। आदि ठिकाना कला। तो अब देखो कि इसके अंदर सबसे पहले हमने
मेवाड़ के बारे में देखा, अब मारवाड़ के बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जोधपुर शैली आ जाती है, बीकानेर शैली आ जाती है, जैसलमेर शैली आ जाती है, नागौर शैली आ जाती है, सिरोही आ जाती है, अजमेर शैली आ जाती है, किशनगढ़ शैली आ जाती है, घाणेराव आ जाता है, रिया, भिनाई, जूनिया आदि इसमें ठिकाना कला आ जाते हैं। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यह एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है। अब मैं तीसरी बात करता हूँ जो है हाड़ौती स्कूल के बारे में, कि हाड़ौती स्कूल के बारे में और क्या क्या आते हैं इसमें। तो मैं अब 3 नंबर पे बात कर देता हूँ हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं कि हाड़ौती स्कूल के अंदर एक तो नाम मिलता है आपको बूंदी, बूंदी शैली इसके में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में कोटा शैली पढ़ेंगे, कोटा से एक रियासत अलग होती है जिसका नाम है झालावाड़, तो इसमें झालावाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य 3 मिलती है इसके हाड़ौती शैली के अंतर्गत। और फिर 4th नंबर पे है, हम इसमें 4th नंबर पे जो स्कूल का वर्गीकरण मिलता है वो मिलता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ स्कूल का वर्गीकरण मिलता है। तो ढूंढाड़ के अंदर जो हम मुख्य पढ़ेंगे तो वो क्या क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक तो पढ़ेंगे हम आम्बेर के बारे में, आम्बेर शैली के बारे में। आम्बेर को अब वर्तमान के अंदर हम आमेर के नाम से जान रहे हैं, उस समय आम्बेर कहा जाता था उसको, ठीक है। तो ढूंढाड़ स्कूल के अंदर हम पहले पढ़ेंगे आम्बेर के बारे में, और उसके बाद में इसमें एक और आ जाता है जयपुर शैली के बारे में, जयपुर, और जयपुर के और इसमें आ जाता है अलवर शैली के बारे में, अलवर शैली। तो ये मोटे तौर पर ये शैलियाँ है, और इसमें ठिकानों की मैं बात कर देता हूँ। इसके अंदर आ जाएगा जो ठिकाने कौन कौन से है, वो आ जाएगा भिलाई, इसरदा। तो ठिकानों की बात करें तो इसके अंदर भिलाई, इसरदा, और जो और भी इसमें ठिकाने आ जाते हैं उसके अंदर ये आ जाएगा कि इसके अंदर एक और ठिकाना आ जाएगा शाहपुरा, और एक और ठिकाना आ जाएगा उनियारा, उनियारा ठिकाना। तो इसके अंदर ये ठिकाना कला आ जाते हैं। तो ये हमने आज सबसे पहले तो चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है, सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है, और इसके बाद में इसका नामकरण पढ़ा कि सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी, इसके बाद में ओशी गांगुली और हेवल के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसके बाद में W.H. ब्राउन आ जाते हैं। W.H. ब्राउन की पुस्तक मिलती है हमें जिसका नाम है इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स के अंदर इसका नाम राजपूत कला मिलता है। इसके बाद में आ जाते हैं H.C. मेहता। H.C. मेहता के द्वारा हमें इसका जो वर्गीकरण मिलता है वो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स के अंदर मिलता है जिसका नाम दे दिया जाता है हिंदू चित्र शैली। और इसके बाद में राय कृष्ण दास जी आते हैं जो इनका सभी मतों का खंडन करके राजस्थान की चित्रकला इनको नाम दे देते हैं राजस्थानी चित्रकला। इसके बाद में हमने वर्गीकरण पढ़ा भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर। भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर देखें तो इसमें संस्कृति और भूगोल के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि हम चित्रों को देख करके, वहाँ के भूगोल को देख करके, वहाँ की संस्कृति को देख करके, वहाँ के पहनावे को देख करके पता लगा सकते हैं कि चित्र किस शैली का होगा। तो सबसे पहले आए थे वर्गीकरण के जो नाम दे इनका वर्गीकरण किया गया था, तो 4 स्कूलों के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी स्कूल है, तो सबसे पहले आपको नाम मिलता है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी शैली आती है उसके बारे में पढ़ा, कौन कौन से ठिकाने आते हैं उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा था मारवाड़, और मारवाड़ के अंदर कौन सी शैली, कौन सी उपशैली और कौन से ठिकाने आते हैं। और फिर हमने पढ़ा है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर मुख्य 3 ही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और फिर हमने पढ़ा ढूंढाड़। ढूंढाड़ के अंदर हम सबसे पहले आम्बेर शैली के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में जयपुर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में अलवर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके ठिकाना जैसे कि उनियारा के बारे में पढ़ेंगे, भिलाई के बारे में पढ़ेंगे, इसरदा के बारे में पढ़ेंगे, सामोद के बारे में पढ़ेंगे। तो आदि हमने आज का यहाँ तक वर्गीकरण देखा हमने। कल से हम सेकंड पार्ट के अंदर जो मेवाड़ चित्र शैली है वहाँ उनका उद्गम पढ़ेंगे, क्योंकि मेवाड़ चित्र शैली है वो अजंता की चित्रकला को कंटिन्यू करती है। तो हम उनको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।